हम लोग आज डील करने वाले हैं अपने सेकेंड चैप्टर जो हमारे 9th क्लास का है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, आज हम लोग टॉपिक डील करेंगे टॉपिक 2। ठीक है, इसमें 5 टॉपिक हमें देखने हैं, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5। ओके, तो हम लोग एक एक करके ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है 2, दैट इज़ द रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, देखिए रिवॉल्यूशन वर्ड का मीनिंग, रिवॉल्यूशन वर्ड को हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफ़ी अच्छे से समझ लिया है कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। अब फिर चाहे वो चेंज सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, हर तरीके से चेंज होना। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा था कि फ्रांस में चेंजेज हुए हैं। अब हम लोग करने वाले हैं द रशियन रिवॉल्यूशन। देखिए रशियन रिवॉल्यूशन का जब हम कहते हैं रशियन रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि फरवरी 1917 में, ठीक है, मोनार्की ना रसिया से ख़त्म हो गई। मोनार्की एंडेड इन रसिया। ठीक है, रसिया में मोनार्की केम टू एन एंड इन फरवरी 1917 एंड इन अक्टूबर 1917 सोशलिस्ट जो है रसिया में पावर में आते हैं। ठीक है, अक्टूबर 1917 सोशलिस्ट वर्ड हम लोग समझ चुके हैं। हम लोगों ने अपने पिछले सेशन में लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स, इन सारे टर्म का मीनिंग समझ लिया था। ठीक है, सोशलिज्म को एक बार हम लोग फिर से समझते हैं कि सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया है जो किस पे फोकस करता है, इक्वालिटी पे फोकस करता है। ठीक है, ये सोसाइटी में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटी को फोकस करता है, सपोर्ट करता है। सोशलिज्म का आइडिया ये प्रेफर करता है, ये प्रमोट करता है कि सोसाइटी में रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से होना चाहिए। ठीक है ना। तो रसिया में क्या होते हैं, जो सोशलिज्म के सपोर्टर हैं, जो सोशलिस्ट हैं, दे केम टू पावर इन अक्टूबर 1917। तो ये फरवरी में एक चेंज दिखाई दे रहा है ना, और अक्टूबर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो एन एंड ऑफ मोनार्की एंड कमिंग टू पावर ऑफ सोशलिस्ट इन रसिया एंड सब्सिक्वेंट और सीरीज ऑफ एक्शंस। ओके, जो रसिया में फरवरी और अक्टूबर के बाद जो सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, फरवरी और अक्टूबर के बाद रसिया में जो चेंज होते हैं, जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं, दे आर नोन एज रशियन रिवॉल्यूशन। क्लियर है ना। रशियन रिवॉल्यूशन क्या है, तो रशियन रिवॉल्यूशन का मतलब रसिया में मोनार्की का ख़त्म होना और सोशलिस्ट का पावर में आना रशियन रिवॉल्यूशन है। उससे रिलेटेड जो भी एक्शन है उन सबको हम रशियन रिवॉल्यूशन में देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक 2 है, द रशियन रिवॉल्यूशन, जो हम लोग समझते हैं। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2.1 पे। टॉपिक नंबर 2.1 है द रशियन एम्पायर। ठीक है, एम्पायर का मतलब हम लोग समझते हैं ना कि एम्पायर का मतलब द टेरिटरी रूल्ड बाई एन एम्पेरर। ओके, सो रसिया के जो एम्पेरर है उनका जो रूल है वो जितने दूर में है, जितनी टेरिटरी पे है, वो उनका एम्पायर कहलाएगा। ठीक है, तो रशियन एम्पायर की बात करते हैं। रशियन एम्पायर में जार निकोलस सेकेंड, देखिए जो रसिया के किंग होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, जार बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, TSAR, जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रसिया इन 1914। देखिए 1914 ये ईयर काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इन दिस ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। हम लोग बात कर रहे हैं रशियन एम्पायर की। रसिया के रूलर जार निकोलस सेकेंड है। ठीक है, और रसिया का जो आप एम्पायर देखिएगा, आप मैप पे देख सकते हैं, तो आज की डेट में जो आप कंट्री देख रहे हैं, फिनलैंड, ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए लैटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया। इस्टोनिया का रिफरेंस हम लोगों ने अपने सिविक्स के पहले चैप्टर में भी देखा है, व्हाट डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या रिफरेंस देखा था इस्टोनिया का, कि इस्टोनिया में रसियन कम्युनिटी माइनॉरिटी में है और उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं। खैर वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, बट एक छोटे से रिफरेंस के लिए हम लोग लेते हैं कि हम लोगों ने इस्टोनिया के बारे में पीछे पढ़ा हुआ है अपने सिविक्स में ही। ठीक है, सो रसिया का जो आज हम देखते हैं एम्पायर, तो आज की डेट में जो कंट्री हो गए लैटविया, लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया हो गए, उसके बाद इस्टोनिया हो गए, आप देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये सब रशियन एम्पायर के ही पार्ट्स थे। लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, इस्टोनिया। क्लियर है। उसके बाद आप देखिएगा तो ये जो रशियन एम्पायर है, इट वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम
द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट। आज का जो आप देखिएगा सेंट्रल एशियन स्टेट, एशिया के सेंट्रल एशिया के स्टेट भी शामिल थे और ये पैसिफिक तक इसका एक्सटेंशन था। ठीक है, रशियन एम्पायर की बात कर रहे हैं, जो कंट्री है वो हम देख रहे हैं, इसके एक्सटेंशन को देख रहे हैं। साथ ही साथ जो इस एम्पायर में जो लोग थे दे वर बेसिकली क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन में दो सेक्ट्स हम लोग देखते हैं, कौन कौन से, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, तो क्रिश्चियंस भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे। ओके, उसके अलावा आप देखिएगा तो यहाँ पे रसिया के ये आप देख रहे हैं कि रसिया में ये जो एरिया है मोस्टली क्या थे, कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस भी थे और प्रोटेस्टेंट्स भी थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है हम लोगों का इकोनॉमी एंड सोसाइटी। देखिए, इकोनॉमी की बात करते हैं, रशियन और वहाँ रसिया की सोसाइटी और इकोनॉमी को देखते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 2.3 में। ठीक है, दैट इज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ओके, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ रसिया। देखिए, इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं तो सिंपली यही देखते हैं ना कि कहीं पे क्या प्रोडक्शन हो रहे हैं, इकोनॉमी उसी चीज़ को डील करता है। तो रसिया में आप देखिएगा तो मेन, देखिए कोई भी इकोनॉमी हो तो वहाँ एग्रीकल्चर होंगे और इंडस्ट्रीज होंगे, प्रोडक्शन यहीं ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं एग्रीकल्चर की कंडीशन और इंडस्ट्रीज की कंडीशन। पहले एग्रीकल्चर को डील करते हैं। ठीक है, रसिया के 85% जो पीपल थे दे वर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। दैट शोज दैट इट वाज अ मेजर एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपल, 85% ऑफ रशियन पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर जो ये कर रहे थे तो दो रीजन से कर रहे थे, एक तो अपने लिए कर रहे थे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, और दूसरा मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं रसिया के पीपल की जो 85% है, ये उस टाइम के बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के पॉपुलेशन से ज़्यादा थे। पॉपुलेशन से ज़्यादा कहने का मतलब जो और भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ के जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो रसिया का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है। आप उस टाइम पे कंपेयर कीजिएगा तो जर्मनी में 50% पीपल वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, वाइल इन फ्रांस 40% ऑफ पीपल वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो ये हम देख सकते हैं कि रसिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा था। रसिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स। रसिया में एक्सपोर्ट किया जाता था ग्रेन्स को, अनाज को। अब हम बात करेंगे रसिया के इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, तो रसिया की इंडस्ट्री में आप देखिएगा तो इंडस्ट्री जो थे वहाँ पे पॉकेट्स में मिलते थे। पॉकेट कहने का मतलब कि अलग अलग रीजन्स में थे, डिफरेंट रीजन्स में थे, स्कैटर्ड थे। मेनली जो रसिया के दो इंडस्ट्रियल टाउन थे वो हैं सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, एंड रसिया के जो दो मेन इंडस्ट्रियल टाउन हैं देवर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। मॉस्को रसिया का कैपिटल है। ठीक है, तो दीज वर टू मेजर इंडस्ट्रियल टाउन इन रसिया। ओके, अब उसके बाद देखिए कि क्या होता है, रसिया में बहुत सारे फैक्ट्रीज सेटअप होते हैं। रेलवे के एक्सटेंशन के कारण, रेलवे का एक्सटेंशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, तो उसके कारण से रसिया में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज लगने शुरू होते हैं। ठीक है, रसिया में देखिएगा तो प्रोडक्शन फैक्ट्री का काफ़ी बढ़ता है। जो कोल प्रोडक्शन है रसिया का वो डबल हो जाता है। ठीक है, दैट इंक्रीज 2 टाइम्स। ओके, और जो स्टील का प्रोडक्शन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होता है। ठीक है, रसिया में इंडस्ट्रियल हम लोग बात कर रहे हैं तो कोल का प्रोडक्शन 2 गुना हो जाता है, स्टील का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ता है। ठीक है, आप अगर देखिएगा तो 1900 आते आते फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर इक्वल इन नंबर, यानी रसिया में फैक्ट्री में भी काम करने वाले हैं फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन, तो बाय 1900 दे वर इक्वल इन नंबर। ओके, रसिया में हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, कोल का प्रोडक्शन बढ़ा है और क्या बढ़ा है, स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा है पहले से। रसिया में अभी भी आप देखिएगा तो जो मोस्टली जो इंडस्ट्री है देवर प्राइवेट इंडस्ट्रीज और प्राइवेटली ओन्ड। ओके, यानी प्राइवेट फैक्ट्री ज़्यादा थे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज रसिया में काफ़ी ज़्यादा थे। गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। इंडस्ट्री जो थे दैट वर ओन्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट और प्राइवेट। ठीक है,
गवर्नमेंट का जो ज़्यादा यहाँ पे रोल नहीं है। गवर्नमेंट का रोल क्या होता था कि गवर्नमेंट सुपरविज़न करती थी, मॉनिटर करती थी। मॉनिटर क्या करती थी कि जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके हिसाब से फैक्ट्री के वर्किंग आवर है या नहीं, ओके, और वेज वगैरह उनको गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं या नहीं। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे देखिएगा तो आप मिनिमम इंटरफेरेंस है, ठीक है। लेकिन ये क्या था कि ये सुपरविज़न गवर्नमेंट की तरफ से होता है। फिर भी रसिया में वर्कर्स की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। रसिया में वर्किंग आवर काफ़ी ज़्यादा होते थे, ठीक है। वर्किंग आवर आप देखिएगा तो 10 से 12 घंटे का वर्किंग आवर होता था। वर्किंग कंडीशन यानी काम करने की जो दशा है वो काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल वर्किंग कंडीशन थी, ठीक है। मिजरेबल वर्किंग कंडीशन एंड लॉन्ग आवर ऑफ वर्क्स। साथ ही साथ आप बात करेंगे वहाँ के वर्कर्स की, तो रसियन वर्कर्स जो थे ये डिवाइडेड थे दोनों तरीके से। आप देखिएगा तो स्किल के हिसाब से भी ये इनमें क्या थे, डिवीज़न था, डिफरेंसेस था। साथ ही साथ जो रसियन वर्कर थे उनका मेन ओरिजिन देखिएगा तो वो गांव से ही थे, तो अपने ओरिजिन के हिसाब से भी देवर डिवाइडेड। रसियन वर्कर्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड देयर स्किल्स। वर्कर्स टोटल रसियन वर्कर्स हैं उनमें वुमेन भी काफ़ी ज़्यादा हैं। 31% ऑफ द टोटल वर्कर्स वर वुमेन, ठीक है। एंड वुमेन वर पेड वेरी लेस देन मेन वर्कर। मेन वर्कर को जितना मिलता था वेज उसका 50% या उससे भी कम, ठीक है, वुमेन को मिलता था। तो वुमेन भी है यहाँ पे, लेकिन क्या है वो वुमेन को वेज काफ़ी कम मिल रहा है, लेकिन वुमेन नंबर में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। 31% पार्टिसिपेशन है वुमेन का वर्कफोर्स में। अब वहाँ पे आप देख रहे हैं कि रसिया में डिवीज़न है, वर्कर्स में डिवीज़न है। ये जो वर्कर का जो डिवीज़न है ना, ये उनके कपड़ों में भी दिखाई देता था और बहुत तरीके से जाहिर होता था कि वर्किंग क्लास जो है रसिया की वो डिवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको रसिया में, कंट्री साइड में ना आपको कंट्री साइड में थोड़ी सिमिलरिटी दिखाई देती है। जो गांव साइड थे वहाँ पे देखिएगा तो एक ना टर्म आपको देखना है मीर, ठीक है। मीर एक टर्म हम लोग देखते हुए चलेंगे। मीर का मतलब क्या था कि ये कम्यून यानी ग्रुप, ये क्या करते थे, मिल के खेती करते थे और जो प्रोडक्शन होता था उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दे कलेक्टिवली फार्म्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोडक्शन। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीर बोलेंगे, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं ये टर्म मीर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड द कम्यून और मीर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग कि रसिया में सोशलिज्म कैसे आता है। हम लोगों ने रसिया का एग्रीकल्चर देख लिया, रसिया का इंडस्ट्रियल कंडीशन देख लिया, यानी रसियन इकोनॉमी को डील कर लिया है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 3 में, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 क्या है, सोशलिज्म इन रसिया। टॉपिक नंबर 3 इज सोशलिज्म इन रसिया, ओके। रसिया में सोशलिज्म कैसे आता है यहाँ देखते चलिएगा आप लोग। सोशलिज्म इन रसिया की बात करते हैं तो 1914 से पहले रसिया में ना पॉलिटिकल पार्टीज बैन थे, ठीक है। 1914 से पहले, ओके, पॉलिटिकल पार्टीज इन रसिया वर बैंड, ठीक है। आपको पता है जार का शासन है, मोनार्की है, तो मोनार्की में पॉलिटिकल पावर जो होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ये तो हम लोग इतना तो अब सेंस करते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या थे रसिया में, बैंड थे। रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसकी स्थापना हुई है, याद रखिएगा आगे इसका रेफरेंस आएगा, रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। नाम से क्लियर है कि ये मोनार्की वाले जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट होंगे। सोशल और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि जो लोग हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स देने चाहिए, उनको इक्वलिटी देनी चाहिए। तो रसिया में ये पार्टी बनी है। पॉलिटिकल पार्टीज बैन है रसिया में, ठीक है। तो ये अपना काम कैसे करेंगे, सीक्रेटली करेंगे और ये अपने आइडिया से लोगों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अपने आइडिया से लोगों को कनेक्ट करेंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे मोनार्की के अगेंस्ट, ठीक है। क्या है कि जो रसिया के जो सोशलिस्ट हैं उनमें ना एक डिफरेंस देखने को मिलता है।
उनमें ये डिफरेंस था कि जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट कहाँ करना चाहिए, वर्कर्स में करना चाहिए या पीजेंट्स में करना चाहिए। दे हैड ए डिफरेंट ओपिनियन वेयर शुड देयर आइडिया और वेयर शुड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म बी प्रमोटेड अमॉन्ग वर्कर्स और अमॉन्ग पीजेंट्स। Some thought that this is a new idea and peasants are uneducated, so they could not connect the new idea. So it should be focused among workers. Okay. While other group had the belief or opinion that Russia is traditionally a socialist society. The countryside or peasants वर नेचुरल सोशलिस्ट। हम लोगों ने पीछे देखा है ना मीर वाला सिस्टम कि वो लोग मिल के खेती करते हैं। तो ये जो सोशलिस्ट थे उनका एक ग्रुप ये मानता था कि रशियन जो फार्मर्स हैं वो मिल के खेती कर रहे हैं, मिल के प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इन दैट वे दे आर नेचुरली अ सोशलिस्ट। तो अगर हम किसानों के बीच में इस आइडिया को प्रमोट करते हैं तो रसिया को आसानी से एक सोशलिस्ट सोसाइटी बना सकते हैं। क्लियर है। तो हम अब देखेंगे क्या यहाँ पे कि यहाँ दो तरीके का ग्रुप होता जा रहा है। एक तो वर्कर को फोर्स कर रहा है और दूसरा किस चीज़ को फोकस कर रहा है, दूसरा फोकस कर रहा है पीजेंट्स को। ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा सम रशियन सोशलिस्ट थॉट रशियन पीजेंट्स एज नेचुरल सोशलिस्ट फॉर देयर कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड। दे सपोर्टेड दैट पीजेंट्स शुड बी फोकस्ड टू मेक रशिया अ सोशलिस्ट देन वर्कर्स। क्लियर है। अब आप देखिएगा कि जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी है, आगे जाके सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1900 डिमांडेड फॉर, एक हमने क्या देखा है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी देखा है। 1900 में एक और नया पॉलिटिकल पार्टी आता है। देखिए सोशलिज्म के आइडिया पे भी रसिया में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। 1900 में एक पार्टी बनता है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। इसको समझना है क्योंकि आगे इसके रेफरेंस आएंगे। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। रसिया में 1885 में जो पार्टी बनी है दैट इज़ रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है। और जो 1900 में बना है वो कौन सी पार्टी है, वो पार्टी है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है। तो हम लोग अपने आसानी के लिए समझ लेते हैं कि रसिया के सोशलिस्ट में सोशलिस्ट ग्रुप जो हैं उसमें दो ग्रुप हम लोग देख रहे हैं, एक डेमोक्रेट्स हैं और एक रिवॉल्यूशनरी हैं। क्लियर है। ठीक है ना। 1885 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक एंड इन 1900 सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट पावर के, सोशलिस्ट थिंकर्स के दो ग्रुप हो गए रसिया में तैयार। ठीक है। सोशल डेमोक्रेट्स थे, वो उनका ये मानना था, आइडिया को लेके हम लोगों ने देखा है ना कि वर्कर को फोकस करना है या पीजेंट्स को फोकस करना है। तो सोशल रिवॉल्यूशनरी और सोशल डेमोक्रेट्स में एक डिफरेंस था आइडिया के आधार पे। ठीक है। अब आगे जाके क्या होते हैं कि ये जो डिफरेंस होते हैं दो हिस्सों में बन जाते हैं। एक ग्रुप हो जाता, एक मानते हैं कि सबको एंट्री इसमें नहीं देना चाहिए। ठीक है। वो कहलाएं बोल्शेविक्स, एक कहलाएं मेंशेविक्स। मेंशेविक्स मानते थे कि ये हम रसिया में जो सोशलिज्म का आइडिया है उसमें सबको शामिल करना चाहिए। तो मेंशेविक्स वर ओपन टू ऑल वाइल बोल्शेविक्स हैड लिमिटेड एंट्री और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इनका मानना था कि किसी आइडिया को प्रमोट करने के लिए स्किल्ड लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, बोल्शेविक और मेंशेविक के आधार पे सोशलिस्ट रसिया में डिवाइडेड होते हैं, दो ग्रुप बनता है रसिया में। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। सोशलिज्म इन रसिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, रसिया में पॉलिटिकल पार्टीज बैन थे 1914 से पहले। 1885 में रसियन सोशलिस्ट और रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनती है। 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनती है। इन दोनों के बीच में आइडिया को लेकर डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि सोशलिज्म का आइडिया वर्कर्स पे फोकस करना चाहिए या पीजेंट्स पे फोकस करना चाहिए। आगे जाके सोशलिस्ट के ये दो अलग अलग ग्रुप बनते हैं, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स। मेंशेविक्स में क्या है कि यहाँ पे सबको एंट्री फ्री है, यानी यहाँ पे पीजेंट्स को भी इंक्लूड करना है। बोल्शेविक्स क्या कहते हैं कि सोशलिज्म का आइडिया नया आइडिया है, ये आइडिया प्रमोट तब होगा जब पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल होंगे, स्किल्ड लोग शामिल होंगे। तो यहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे एंट्री ओपन है। क्लियर है। तो चलिए सोशलिज्म इन रसिया हो गया। अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 2.4 पे।
2.4 टॉपिक है अ टर्ब्यूलेंट टाइम इन रसिया और द रिवॉल्यूशन, द 1905 रिवॉल्यूशन। टर्ब्यूलेंट टाइम, टर्ब्यूलेंट कहने का मतलब हलचल, चेंज यहाँ पे ज़्यादा होंगे। टर्ब्यूलेंट टाइम और 1905 रिवॉल्यूशन, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। देखिए रसिया में क्या देखते हैं कि रसिया में मोनार्की है। मोनार्की में हम लोग क्या देखते हैं कि राजा के ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम नहीं होता है। राजा जो होते हैं मोनार्की में क्या देखते हैं हम लोग, रसिया एक मोनार्की है, ठीक है, रसिया एक मोनार्की है। मोनार्की में क्या होते हैं, जो किंग होते हैं उनके पास क्या होता है, एब्सोल्यूट पावर होते हैं। दे वर नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, ठीक है। रसिया के पार्लियामेंट को बोलते हैं ड्यूमा। क्या बोलते हैं, ड्यूमा बोलते हैं। रसिया हैड अ मोनार्की गवर्नमेंट, ओके, द किंग वाज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। क्लियर है। अब रसिया के जो लिबरल्स होंगे वो क्या चाहेंगे कि ये जो सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए और जो रूलर हैं उसको पार्लियामेंट्री जो फंक्शंस हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लाया जाए रूलर को, ठीक है। लिबरल्स डिमांडेड दैट द रूलर और जार शुड बी ब्रॉट अंडर पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्लियर है। अब इसको लेके चाहे वो सोशल डेमोक्रेट्स हो या सोशल रिवॉल्यूशनरी हो, दे डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। हमने देखा है ना कि रसिया में सोशलिस्ट के दो ग्रुप हैं, एक रिवॉल्यूशनरी है और एक डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक, मेंबरशिप को लेके और भी ग्राउंड पे। लेकिन इस चीज़ में दोनों एग्रीड हैं कि जो रूलर है उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म में लाया जाए, रूलर के पावर जो एब्सोल्यूट पावर है उसको चेंज किया जाए, ठीक है। अब ना इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि 1905 का ईयर है रसिया में, ठीक है। टॉपिक आप देख रहे हैं कि टर्ब्यूलेंट टाइम मीन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होंगे, काफ़ी ज़्यादा हलचल होगी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग, एक साल पीछे। 1904 में क्या हुआ कि जो एसेंशियल चीज़ों के दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दाम बढ़ने के कारण क्या हुआ, जो वेज है, जो प्रेजेंट वेज है, अभी देखिए अगर अभी महंगाई बढ़ जाए तो हमारी जो भी इनकम है उस इनकम से जो अभी हम लोग परचेज कर रहे हैं, महंगाई होने पे क्या होगा, उतना परचेज नहीं कर सकते, उतना क्वांटिटी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो प्राइस के बढ़ने के कारण क्या हुआ, जो वेज था, रियल वेज डिक्लाइंड बाई 20%, यानी महंगाई बढ़ी, उससे मजदूरी जो है रियल वेज है वो घट गई। रियल वेज कहने का मतलब है कि जो पहले इस इनकम पे वर्कर खरीदते थे अब वो इनकम 20% घट गया, यानी लोगों का परचेजिंग पावर घट गया। जो वर्कर्स थे, देखिए जब महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है, हमारा परचेजिंग पावर घट जाता है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए रसिया में क्या है, प्राइस बढ़े, मजदूरी घटती गई, लोगों की मजदूरी 20% तक घट गई। और साथ ही साथ आप देखिएगा तो रसिया में ये सोशलिस्ट जो आइडिया है वो तेज़ी से फैल रहा है। फैक्ट्रीज में वर्कर्स अपने एसोसिएशन बनाते रहे, वर्कर्स के एसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा बनने लग गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1904 में जो एक एसोसिएशन है असेंबली ऑफ रसियन वर्कर्स, असेंबली ऑफ रसियन वर्कर्स, ठीक है, इनको बैन कर दिया गया। 1904 में पुलितोव आयरन वर्क्स, ठीक है, ये एक फैक्ट्री था, यहाँ पे इससे एसोसिएशन के 4 मेंबर थे, उनको जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है, दे वर थ्रोन आउट। ये मेंबर थे वर्कर्स के एसोसिएशन के। हम लोग जानते हैं ना कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे और वर्कर्स होंगे, इन दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल अपोजिट है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं चाहेगा कि वर्कर्स यूनाइट हो, वर्कर्स का एसोसिएशन बने, क्योंकि वो एसोसिएशन बनेगा वो ऑनर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करेंगे, प्रेशराइज कर सकते हैं अपनी डिमांड बनवाने के लिए, ठीक है ना। ये 4 मेंबर थे इसके, इसलिए क्या किया गया, इनको जॉब से निकाल दिया गया। इनके निकाले जाने के विरोध में क्या हुआ, वहाँ पे हड़ताल होता है, सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल शुरू होता है, ठीक है। 1,10,000 लोग उस हड़ताल में शामिल होते हैं, ठीक है।
to protest the removal of these 4 workers who were member of Assembly of Russian Workers। ठीक है, उनके निकाले जाने के विरोध में रसिया के 1,10,000 जो मज़दूर थे उन्होंने हड़ताल शुरू किया सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, और उन्होंने हड़ताल में क्या डिमांड किया, जो वर्कर्स थे उन्होंने डिमांड किया कि डिडक्शन इन वर्किंग आवर। आपने पीछे देखा है ना कि रसिया में वर्किंग आवर 10 से 12 घंटे होते थे, तो क्या किया इन्होंने, डिमांड किया कि डिडक्शन इन, अपने आप को एक मज़दूर के तौर पे रख के देखिए, अगर हड़ताल करते हैं तो क्या चाहेंगे कि काम आपको कम करना पड़े, ज़्यादा मजदूरी हो। ठीक है, इंक्रीज इन वेज, मजदूरी आपको ज़्यादा मिले, बेटर वर्किंग कंडीशन मिले। ठीक है ना, वर्किंग कंडीशन बेटर हो, काम के कम घंटे हो, मजदूरी ज़्यादा हो। इन सब चीज़ों को इन्होंने क्या किया, ये जो वर्कर्स थे जो हड़ताल थे उसमें ये डिमांड रखा गया। और इस हड़ताल का जो लीडरशिप है वो कर रहे थे फादर गैपन। फादर गैपन वाज लीडिंग दिस मार्च, वाज लीडिंग दिस स्ट्राइक, ओके, विच वाज ऑकर्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग। अब क्या हुआ, इस अभी मतलब यहाँ पे लीड कौन कर रहे थे, फादर गैपन कर रहे थे। और ये जो लोगों की भीड़ थी वो काफ़ी तेज़ी से विंटर पैलेस की ओर बढ़ रही थी। विंटर पैलेस का मतलब राजा जहाँ रहते थे। ठीक है, द रॉयल पैलेस और विंटर पैलेस। तो द प्रोसेशन वाज मूविंग टूवर्ड्स विंटर पैलेस। लोगों के इस भीड़ को रोकने के लिए क्या किया गया, लोगों के इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस बुलाया गया। पुलिस ने क्या किया, ओपन फायर किया। ठीक है, पुलिस ने क्या किया, यहाँ पे फायर किया, जिसमें क्या हुए 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पुलितोव आयरन वर्क्स के 4 मेंबर को निकाला जाता है, उसके विरोध में हड़ताल होता है। 1,10,000 लोग उस हड़ताल में शामिल होते हैं। हड़ताल को लीड कर रहे होते हैं फादर गैपन। ये जो लोगों की भीड़ थी वो विंटर पैलेस की तरफ जा रही थी। उनके भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने क्या किया है, ओपन फायर किया है, जिसमें 100 लोग मारे गए, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 300 लोग क्या होते हैं, घायल होते हैं। ठीक है, इस इंसिडेंट को क्या बोला जाता है, इस दिन ना संडे था तो इसलिए इस इंसिडेंट को बोला जाता है ब्लडी संडे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट वाज ब्लडी संडे, तो ब्लडी संडे वाज एन इवेंट इन विच 100 ऑफ पीपल वर किल्ड in an open fire by the police, okay, to prevent the advance or marching of people towards winter place। लोगों की भीड़ जो विंटर प्लेस की तरफ जा रही थी उनको रोकने के लिए पुलिस के द्वारा ओपन फायर किया गया, जिसमें 100 लोग मारे गए, 300 लोग घायल हुए। इस दिन संडे था, इसलिए इसको हिस्ट्री में बोलते हैं, इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए ब्लडी संडे हम लोग समझ चुके हैं। इसके अगेंस्ट पूरे रसिया में स्ट्राइक होने लगे। जो स्टूडेंट्स थे, वर्कर्स थे, वो सब अपना काम छोड़ के स्ट्राइक करने लगे। ठीक है, स्कूल कॉलेज सारे बंद हो गए। रसिया के लोगों ने डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए और राजा के पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ठीक है, पीपल डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। राजा जो रूलर थे उनको लग रहा था कि सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स होता जा रहा है, उनके कंट्रोल में नहीं है। तो लोगों के विरोध को शांत करने के लिए द किंग फाइनली अलाउड अ क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। 1905 में क्या हुआ, लोगों ने डिमांड किया कि राजा को कहाँ लाया जाए, पार्लियामेंट के लिमिटेशन में लाया जाए। ठीक है, तो राजा फाइनली एग्री हो जाते हैं कि क्रिएशन ऑफ अ कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। कंसल्टेटिव पार्लियामेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि अब राजा जो हैं वो कोई डिसीजन लेंगे तो पार्लियामेंट से कंसल्ट करेंगे, यानी राजा अब कोई भी डिसीजन अपने विम्स से नहीं ले सकते हैं, पार्लियामेंट से डिस्कस करना पड़ेगा, ड्यूमा से उन्हें डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ रही है। देखिए बात तो ठीक है, राजा एग्री हो गए प्रेशर के कारण, लेकिन वो क्या चाह रहे थे, राजा चाह रहे थे कि ये जो सिचुएशन है, लोगों के डिमांड को क्या किया, ख़त्म किया जाए, दबाया जाए। तो बाद में क्या लेते हैं, वो सीवियर स्टेप्स लेते हैं, कठोर फैसले लेते हैं।
जब कोई मोनार्क एक्शन लेता है लोगों को दबाने के लिए तो क्या करते हैं, सेंसरशिप करते हैं। इतना तो हम लोग समझ चुके हैं। हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा है कि जो रूलर अपने अगेंस्ट जो वॉयस होते हैं उसको दबाने के लिए क्या करते हैं, सेंसरशिप करते हैं। ओके, उसके बाद जो रसिया में जो एसोसिएशंस थे वर्कर्स के, उनको क्या किया गया, बैन किया गया। एसोसिएशन को क्या किया गया, बैन किया गया है। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए जार को आप पार्लियामेंट्री फ्रेम में ला रहे हैं, जो जार कभी चाहेगा नहीं। तो जार ने क्या किया, फ्रीक्वेंटली ड्यूमा को या पार्लियामेंट को सस्पेंड किया। पहला जो पार्लियामेंट बना है, पहला जो ड्यूमा है उसको 75 डेज़ के भीतर ही सस्पेंड किया, और जो दूसरा ड्यूमा बना उसको 3 मंथ्स के भीतर क्या किया है, सस्पेंड किया है। द रूलर सस्पेंडेड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज और द सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स। ओके, उसके बाद क्या किए, जो रसिया का जो वोटिंग सिस्टम है उसको चेंज कर दिया रूलर ने। रूलर्स क्या चाह रहे थे कि ड्यूमा में, अब तो रूलर को जो भी डिसीजन लेना है ड्यूमा से कंसल्ट करके लेना है, तो वहाँ पे अपना डोमिनेशन बनाए रखने के लिए वोटिंग सिस्टम को चेंज किया गया। और क्या किया गया, ऐसी कोशिश की गई कि ड्यूमा में जो लिबरल्स हैं वो मेंबर कम हो, और जो कंजर्वेटिव है, आपको पता है ना जो मोनार्की सिस्टम होगा कंजर्वेटिव उसके सपोर्ट में होंगे, तो कंजर्वेटिव जो लीडर्स हैं उनको बढ़ाया जाए ड्यूमा में, जो राजा को सपोर्ट करे। क्लियर है। चलिए, तो ये टॉपिक हम लोग देख सकते हैं कि रसिया में क्या हुआ है कि यहाँ पे एक ना हलचल देखने को मिला है, एक पॉलिटिकल स्टीर देखने को मिल रहा है रसिया में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 2.5 पे आते हैं हम लोग। 2.5 है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रसिया। आते हैं टॉपिक नंबर 2.5 पे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रसियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, एंड द रसियन रिवॉल्यूशन। आइए देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में हुआ है। यहाँ पे मेनली 2 ग्रुप हैं, एक है सेंट्रल पावर्स और एक है एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर है, इसमें 3 कंट्री है मेनली। कौन कौन से हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ओके, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें आप देखिएगा तो कौन कौन से हैं, उसमें शामिल है फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया। फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया दूसरे ग्रुप में, एलीड ग्रुप में। बाद में इटली भी इन्वॉल्व होता है और रोमानिया भी। ठीक है, सो लेटर इटली एंड रोमानिया ऑल्सो ज्वाइंड दिस ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होते हैं इसमें क्या होता है कि जो रसियन आर्मी है वो बुरी तरीके से हार जाती है जर्मनी से। रसियन आर्मी को ना एक बहुत सीवियर डिफीट मिलता है। इट वाज अ डिवैकल फॉर रसियन आर्मी। रसियन आर्मी फेस्ड अ डिवैकल। डिवैकल मतलब बहुत बुरी तरीके से हारना। ठीक है, सो रसियन आर्मी फेस्ड अ डिवैकल और डिफीटेड इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। आप रसिया के मैप पे देख रहे हैं ना, तो वेस्ट साइड में आपको जर्मनी और ऑस्ट्रिया दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे रसियन आर्मी फंस गई और हार गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। तो देखिएगा जो लोगों के बीच में क्या था, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं अच्छे से, पेज नंबर 34 में। स्टार्टिंग में जार को सपोर्ट मिल रहा था लोगों का। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब रसिया के हारने के कारण लोगों के बीच में जार काफ़ी अनपॉपुलर होते चले गए। ठीक है, द वॉर एडवर्सली अफेक्टेड इंडस्ट्री। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर के कारण क्या होगा, रसिया के जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएंगे। एग्रीकल्चर जो होंगे, प्रोडक्शन जो हो रहा है एग्रीकल्चर का, वो कहाँ सप्लाई किए जाएंगे, वॉर में। उसके कारण क्या होगा, लोगों को फूड नहीं अवेल होगा, जिससे फूड प्राइस फिर से बढ़ेगा। एक तो ये रीज़न हो गया। सेकंड, जो फिट लोग होते हैं, जो एबल बॉडीड वर्कर है, फिट हैं, हेल्दी लोग हैं, उनको वॉर में भेज दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ कि खेती में और इंडस्ट्री में अनफिट लोग होंगे, अनहेल्दी लोग होंगे, जिससे प्रोडक्शन फिर से क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्शन घट जाएगा। क्या हुआ, सामान के दाम काफ़ी बढ़ने लगे, इंडस्ट्रीज जो है वो बंद होने लगे। ठीक है, लोगों के सामने रोजी रोटी की दिक्कत आ गई। पीपल फेस्ड डिफ़िकल्टीज ऑफ ब्रेड बटर एंड जॉब। ठीक है,
रसिया में का जो रिवॉल्यूशन है, देखिए रसिया में जो रिवॉल्यूशन होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके हम लोग रीजन्स देखते चलते हैं, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन के कुछ रीजन्स देखते हुए चलते हैं, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन के रीजन्स और रिजल्ट, रीजन्स एंड रिजल्ट्स एक एक करके देखते चलते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन आप देखिएगा रशियन रिवॉल्यूशन में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो रशियन रिवॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, उसमें क्या है कि रसिया के जो जार का एटीट्यूड है वो काफ़ी ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड है। ऑथोरिटेरियन मतलब एक तानाशाह वाला एटीट्यूड है, ठीक है। ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड ऑफ जार, ठीक है। सेकंड क्या है कि रसिया के लोगों के अंदर एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स काफ़ी हाई थे। जर्मनी के विरुद्ध, जर्मनी से लोगों के अंदर, रसियन लोगों के अंदर जर्मनी के प्रति नफरत की भावना थी। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, ठीक है। देखिए इसका असर आप देखिए, लोगों के अंदर जर्मनी के प्रति नफरत की भावना थी। जो जर्मनी का शहर था, जो इटली, जो रसिया का शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, ये एक्चुअली एक जर्मन नाम था, तो लोगों ने इसका नाम चेंज करके रख दिया पेट्रोग्रेड, ठीक है। इवन जो रसिया की इस टाइम जो रसिया की जरीना है, जरीना का मतलब जो रसिया की रानी है, क्वीन है, अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंड्रा भी जर्मनी की थी। तो इसलिए क्या हुआ कि अलेक्जेंड्रा के जर्मनी के होने के कारण लोगों का जो नफरत है जर्मनी के प्रति, वो राजा के प्रति भी बढ़ता चला गया। साथ ही साथ एक ना वहाँ पे फादर था, चर्च का फादर था, नाम था उसका रास्पुटिन। रास्पुटिन के ना काफ़ी सस्पिशियस रिलेशन थे क्वीन से, तो लोग उससे भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, हमने पीछे देखा है कि प्रोडक्शन किस लिए बंद हुआ, लैक ऑफ एबल बॉडीड वर्कर्स रिजल्टेड इन लो प्रोडक्शन, लैक ऑफ एबल बॉडीड वर्कफोर्स दैट रिजल्टेड इन रिडक्शन इन प्रोडक्शन। फिट लोग थे नहीं, फिट लोगों को वॉर में भेज दिया गया, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन घटेगा। उसके बाद क्या देखते हैं कि रेलवे लाइन को तोड़ दिया गया, ठीक है। रसिया में चीज़ों के दाम, फूड प्राइसेस काफ़ी बढ़ने लगे, एसेंशियल गुड्स के दाम बढ़ने लगे। रसिया में रिफ्यूजी के, ठीक है, रिफ्यूजी का मतलब जिनके पास घर नहीं होता है, तो इंक्रीज इन रिफ्यूजीज। देखिए जब ना रसियन सैनिक जब हार के जर्मनी से वापस आ रहे थे, तो उन्हें ये लग रहा था कि जर्मनी के जो सोल्जर्स पीछे आएंगे उनके, तो वो क्या कर रहे थे कि रास्ते में जो भी खेत आता गया, रसियन सोल्जर्स ने उस खेतों को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने ये सोच के डिस्ट्रॉय किया कि खेतों को आग लगा देने से जर्मन जो आर्मी है उसका एडवांसमेंट रुक जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट ये निकला कि रसिया में रिफ्यूजी का संख्या काफ़ी बढ़ा। किसान जो थे वो बेघर होते चले गए, उनके पास खाने को अनाज नहीं था, ठीक है। तो ये सब रीज़न है रसिया के रिवॉल्यूशन के। अब रसिया के रिवॉल्यूशन के बाद आप देखिएगा, ठीक है, साथ साथ क्या हुआ कि रसिया के जो आर्मी है, आर्मी भी जार से काफ़ी नाखुश थी। आर्मी जो हार के आई थी, दुखी थी, तो आर्मी ने भी रिवॉल्यूशनरीज जो थे उनको सपोर्ट किया है। कौन कौन से रीज़न देख रहे हैं, जार का अथॉरिटेरियन एटीट्यूड, एंटी जर्मन सेंटीमेंट अमॉन्ग पीपल, डिक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, रिफ्यूजी का बढ़ना और रिवॉल्यूशनरी को आर्मी का सपोर्ट। तो ये सब जो फैक्टर थे वो काफ़ी हेल्प किए रसिया के रिवॉल्यूशन में। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रसिया के रिवॉल्यूशन का इफेक्ट क्या हुआ है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है उसका इफेक्ट रसिया पे क्या पड़ा है, उसका इफेक्ट हम लोग समझ सकते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट रसिया पे यही पड़ा है कि प्रोडक्शन कम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रसिया का ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, इंडस्ट्रीज सारे बंद होने लगे, सामान के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो ये हमारा आज का सारा टॉपिक 2 था। हम लोगों ने आज 5 टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के 5 टॉपिक में आप अच्छे से आज के 5 टॉपिक को समझ चुके हैं। इसमें कोई खास प्रॉब्लम अब आपको नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग प्लीज़ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपने प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं।